हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जय शिरपरा और आपका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियस और चैप्टर नेम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरीके से बड़ी कंपनीज होती है, स्मॉल इंस्टीट्यूशंस होती है, ट्यूशन क्लासेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई ना कोई कंट्रोलर होता है। मैनेजमेंट बॉडी हम उसे कहते हैं, गवर्नर बॉडी कहते हैं, ऑनर कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं, मैनेजर कहते हैं। कोई ना कोई कंट्रोलर ज़रूर रहता है किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को प्रॉपर वे में रन करवाने के लिए, उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। उसी तरीके से सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं, उन सब का कंट्रोलर है, उसे ही हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने सेल में डिस्कवर किया। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है, बाकी सारी ऑर्गेनेल्स की तरह, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, ठीक उसी तरीके से। तो एज अ सेल ऑर्गेनेल सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने, और टाइम था 1831। 1831 के टाइम में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस सबसे पहले सेल में देखा। इसके बाद देखते हैं क्रोमेटिन मटेरियल किसे कहते हैं। यहाँ पर फिगर में आपको पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको फिगर में दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर के कुछ कंपोनेंट्स है, अब उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्या है? अगर आप न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको आप बेसिक डाई जो होती है, डाई मतलब कलर, सेल के कंपोनेंट्स को देखने के लिए जनरली सेल के स्पेसिमेंट्स को हम स्पेशलाइज्ड कलर में डुबोते हैं, उसे स्टेन करते हैं, जैसे कि इओसिन है, सेफ्रेनिन है, मिथिलिन ब्लू है। यहाँ पर कुछ बेसिक डाइस है, अगर उससे आप न्यूक्लियस को स्टेन करोगे तो उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमें दिख जाता है, और उसे ही हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की सबसे पहली डिस्कवरी जो थी वो फ्लेमिंग ने की थी। लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने पहले न्यूक्लियस ढूंढा और उसके बाद फ्लेमिंग ने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्रोमेटिन नाम दिया था। तो देखिए यहाँ पर आपको क्रोमेटिन दिखाया है, ये जो यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, इसी के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं क्रोमेटिन मटीरियल। क्रोमेटिन और कुछ नहीं है, क्रोमेटिन मटेरियल एक तरीके से पैकिंग है डीएनए का। डीएनए जब प्रॉपर वे में प्रोटीन के साथ पैक हो जाता है तब उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, और जब यही क्रोमेटिन सेल डिवीजन के वक्त कंडेंस होने लगता है, कॉम्पैक्ट होने लगता है, उसका कॉम्पैक्शन होने लगता है, तभी यही क्रोमेटिन इस तरीके से कॉम्पैक्ट होकर, जिस तरीके से वूल के धागों से हम लोग स्वेटर बनाते हैं, उसी तरीके से क्रोमेटिन को अगर इस तरीके से कॉम्पैक्ट किया जाए तो समझ लो क्रोमेटिन अगर वूल का धागा है, थ्रेड है, तो क्रोमोसोम उससे बना स्वेटर। इस तरीके से क्रोमोसोम का कन्वर्जन होता है और उसका फॉर्मेशन क्रोमेटिन से होता है, पर सेल डिवीजन के वक्त। ये सब कुछ हम लोग सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखेंगे, सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। तो ये क्रोमेटिन हम लोगों ने देखा। न्यूक्लियस के अंदर उसके कंटेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा कंटेंट होता है, क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है। यही क्रोमेटिन इंटरफेज, जब न्यूक्लियस इंटरफेज में होगा, इंटरफेज मतलब क्या? इंटरफेज वो फेज है जिस फेज में सेल ग्रोथ फेज में होता है, सेल अपना ग्रोथ कर रहा है, मतलब कि सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा, उस वक्त को इंटरफेस कहते हैं, जिसको डिटेल में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ेंगे। उस वक्त अगर आप देखेंगे तो आपको जेनेटिकल मटेरियल जो है, डीएनए जो है, वो क्रोमेटिन फॉर्म में दिखेगा। नॉर्मली रेस्टिंग पोजीशन में, आराम की पोजीशन में, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, सेल के अंदर उसका जेनेटिकल मटेरियल इस तरीके से क्रोमेटिन फेज में ही दिखता है। आपको इस स्टेज में क्रोमोसोम्स बिल्कुल नहीं दिखते, वो आपको खास याद रखना है। क्रोमेटिन और कुछ नहीं है, क्रोमेटिन जो होता है वो एक तरीके से न्यूक्लियोप्रोटीन है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो डीएनए और कुछ प्रोटीन ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं
और उससे प्रोड्यूस होता है क्रोमेटीन। तो इस तरीके से डीएनए प्लस प्रोटीन मीन्स क्रोमेटीन। इसी वजह से इन्होंने देखे यहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन वर्ड यूज किया। न्यूक्लियो वर्ड इन्होंने डीएनए से लिया है और प्रोटीन से प्रोटीन वर्ड लिया, मतलब ये दो चीज़ों का फ्यूजन है क्रोमेटीन। ये जो थ्रेड है जो हमें सेल के अंदर न्यूक्लियस के एकदम अंदर की तरफ दिख रहा है, वो और कुछ नहीं है, प्रोटीन के आसपास रैप हुआ या अरेंज हुआ स्पाइरली डीएनए है, जिसका एक और बेटर पिक्चर मैंने पीछे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वहाँ रखा है। वहाँ मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए क्रोमोसोम वाला जो पोर्शन न्यूक्लियस का आएगा, तब तक हमें वेट करना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल का रेस्टिंग स्टेज अगर आप ले लोगे, जब वो डिवाइड बिल्कुल नहीं हो रहा, जब वो ग्रोथ फेज में है, तब आपको उसका जेनेटिकल मटेरियल या डीएनए इस तरीके से थ्रेड फॉर्म में दिखेगा, जिसमें डीएनए के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी है, और इस कॉम्बिनेशन को हम क्रोमेटीन कहते हैं, या इसे न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों इसमें है। और एक मटेरियल इसमें होता है जिसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और उसके साथ साथ न्यूक्लियोली। ये कुछ कंटेंट है जो न्यूक्लियस के अंदर देखे जाते हैं। न्यूक्लियोली अगर आप कहेंगे तो न्यूक्लियोली क्या है, सिंगल या सिंगुलर में हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोली प्लूरल वर्ड है, बहुत सारी न्यूक्लियोलस के लिए न्यूक्लियोली वर्ड है। कई लोगों का ये कहना है कि न्यूक्लियोली जो होती है वो और कुछ नहीं, न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस है। कुछ लोग इसको न्यूक्लियस का न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस जो होती है उसकी बाउंड्री इरेग्युलर होती है, और जनरली इसका जो शेप होता है वो स्फीयरिकल होता है। इसके नंबर एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो नंबर में वेरिएशन होता है, वन और मोर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो सेल कैसा फंक्शन कर रहा है। अगर सेल कुछ ज़्यादा ही प्रोटीन प्रोडक्शन के काम से रिलेट करता है या जुड़ा हुआ है, तो उसमें न्यूक्लियोली कुछ ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हो सकती है। शेप देखेंगे तो इसका स्फीयरिकल शेप होगा। न्यूक्लियोली न्यूक्लियस के अंदर आई हुई है, इसको न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी बाउंड्री इरेग्युलर होती है। उसके बाद है न्यूक्लियर एनवलोप। जिस तरीके से सेल को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को डबल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन है, जिस तरीके से क्लोरोप्लास्ट को भी टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करते, ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर एनवलोप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हमने न्यूक्लियस की स्टडी की तो उसमें रिवील हुआ कि न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर एनवलोप से प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पर भी सेम माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट की तरह टू पैरेलल मेम्ब्रेन है, और उसके बीच में स्पेस भी है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाया है कि किस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया हुआ है, और या तो फिर एनवलप भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल आप देखेंगे तो सबसे बाहर के मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, और अंदर के मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन हो गए, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन है और वो दोनों मेम्ब्रेन पैरेलल है, पहला आउटर है, दूसरा इनर है। अब मैं आपको दोनों दिखाता हूँ कि किस तरीके से इनका अरेंजमेंट है। जनरली हमने माइटोकॉन्ड्रिया उन सब में देखा था, तो उनमें आउटर मेम्ब्रेन ऐसे था, फिर तुरंत ऐसे इनर मेम्ब्रेन था। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से था। पर माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा होगा कि आउटर मेम्ब्रेन ऐसे कंटिन्यूअस था, पर इनर मेम्ब्रेन आपने देखा होगा कि इस तरीके से उनमें क्या थी, फोल्डिंग्स थी। यहाँ देखेंगे तो कुछ अरेंजमेंट ही अलग है। आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, बीच में डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूइंग लेयर्स आप कह सकते हैं, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। बीच बीच में आप गैप क्लियर कट देख पा रहे हैं। आप देखिए इनमें कि ये लेयर्स कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर, और ये दोनों लेयर्स आपस में इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं, आउटर एंड द इनर, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक स्पेस दिखती है, ये वाली। ये जो छोटे छोटे हॉल्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर।
यहाँ से चीज़ें अंदर आती है या बाहर जाती है। आप कह सकते हैं कि एग्ज़िट और जो एंट्री है मटेरियल की, वो इसी छोटे-छोटे होल से होती है। इन होल्स का या इन पोर्स का, पोर्स मतलब होल, इन होल्स या पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो एग्ज़ैक्टली आउटर और इनर मेम्ब्रेन के डिसकंटीन्यूअस होने की वजह से हुआ है। इसके साथ-साथ इन्होंने यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलोप में एक और चीज़ को भी मेंशन किया है। वो ये रहा कि स्पेस विदिन, इनके बीच में स्पेस भी है और उस स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और वो स्पेस कौन सी स्पेस की बात कर रहे हैं? तो देखो, ये अगर आउटर लेयर है और अगर ये इनर मेम्ब्रेन है, डिसकंटिन्यूअस है, और आप देखेंगे तो इनके बीच में एक स्पेस है जिनको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, येलो कलर से। तो ये जो मैं येलो कलर से जिस स्पेस को फिल कर रहा हूँ, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन की वजह से बनी हुई या बाउंडेड स्पेस है, इसी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसका नाम पेरी न्यूक्लियर इसलिए है क्योंकि पेरी मतलब एन सर्कल करना। इसने न्यूक्लियस को कंप्लीटली सराउंड कर लिया है, एन सर्कल कर लिया है, इसलिए इसका नाम पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। तो ये हमने पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी देख ली, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन भी देख लिया, और उसकी डिसकंटिन्यूटी की वजह से फॉर्म हुए न्यूक्लियर पोर या हॉल्स को भी देख लिया। अब बात करते हैं फंक्शन की। न्यूक्लियर एनवलप का या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? डेफिनेटली मेम्ब्रेन या बाउंड्रीज जो होती है, प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होते हैं, वो ऑलवेज बैरियर का काम करते, प्रोटेक्शन का काम करते। ये देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती है उसको एक बेटर वे में प्रोटेक्शन मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें क्रोमेटिन का ध्यान रखना है, क्योंकि क्रोमेटिन मतलब एक तरीके से डीएनए का पैकेज्ड फॉर्म, और इसमें छुपी है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पूरा सेल काम करता है, और इसे बिल्कुल ही डैमेज नहीं होना चाहिए, वरना म्यूटेशन हो सकता है, डीएनए को डैमेज हो सकता है और जेनेटिकल डिजीजेस फॉर्म हो सकते हैं। इसीलिए ये बैरियर्स अंदर के जो पोर्शंस है उसे सेफ रखने की कोशिश करता है, उसे साइटोप्लाज्म से आइसोलेट रखने की कोशिश करता है। तो ये हमने देखा न्यूक्लियर एनवलप और उसके फंक्शन को। उसके बाद अब देखते हैं, मैंने जो आपको अभी समझाया कि भाई आउटर लेयर और इनर लेयर कंटिन्यूअस नहीं होता, उसकी कंटिन्यूटी ना होने की वजह से ही फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियर पोर का। और हमने ये भी देखा कि आउटर और जो इनर लेयर होते हैं उसके बीच में एक स्पेस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जैसे मैंने बताया था, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, दोनों कंटिन्यूअस नहीं होते। इस वजह से इस तरीके से आप देखेंगे तो उनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है फ्यूज़ होने की वजह से उनको। और उस स्पेस को अगर मैं फिल करके बताऊँ तो ये जो पूरी येलो कलर से मैंने फिल की, उस स्पेस का नाम पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। इस स्पेस की साइज कितनी होगी? तो अगर देखेंगे तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस की साइज 10 टू 15 नैनोमीटर जितनी होगी। 15 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर आसपास एवरेज इसकी साइज रहती है। अब बात आउटर मेम्ब्रेन की करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो इसका होता है यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लेयर कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से ब्रेक है, आउटर लेयर में भी, आउटर मेम्ब्रेन में भी, और फिर इनर मेम्ब्रेन में भी ब्रेक है, वो भी कंटिन्यूअस नहीं है। इन्होंने यहाँ ऐसा कहने की कोशिश की है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ इसका मीनिंग हमें ये निकालना है। तो मैं यहाँ पर आउटर लेयर बना रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, ये किससे जुड़ा होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं हम लोग। ये सिंबॉलिक पैटर्न है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने का, और फिर इस तरीके से हम ज्वाइन कर देते हैं इन लाइंस को जो हम पैरेलल बना रहे हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है हमारा रेड वाला। इनर मेम्ब्रेन इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता क्योंकि वो अंदर की तरफ है,
पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है। तो ये रेड कलर से दिखाया है वो आउटर मेम्ब्रेन है, और ब्लैक कलर से जो मैंने शो किया है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा याद रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो हिस्सा आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसके ऊपर कुछ दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से उसके ऊपर इस तरीके के स्ट्रक्चर चिपके हुए होते हैं, स्मॉल ग्रेन्यूल्स लाइक, और इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ वो राइबोसोम्स बना रहा हूँ। तो न्यूक्लियस के नज़दीक वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स लगने की वजह से वो रफ हो जाती है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, इस वजह से यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर मेम्ब्रेन से अटैच है वो प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करेगी। हम इसके बारे में ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो टॉपिक था उसमें स्टडी कर चुके हैं। और उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर पोर की। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरप्शन की वजह से न्यूक्लियर एनवलोप में इंटरप्शन है, उसी की वजह से बीच बीच में हॉल्स क्रिएट होते हैं। जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं वो दो मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे कि ये आउटर मेम्ब्रेन अभी कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, बीच में एक ब्रेक है, फिर वापस से आउटर मेम्ब्रेन का ये पोर्शन, वापस से एक ब्रेक, ये आउटर मेम्ब्रेन, वापस से एक ब्रेक, आउटर मेम्ब्रेन, अब इनर मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन देखो वो भी डिसकंटिन्यूअस है। अब डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से दोनों मेम्ब्रेन को आपस में फ्यूज हो जाना पड़ता है इस तरीके से, प्रोटेक्शन के लिए, न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए। और इस वजह से हमने कहा था कि यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो बाउंडेड स्पेस है इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ये छोटे छोटे मिनट पोर्स का, होल्स का, उसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। पोर्स मतलब होल्स। और यहाँ से क्या होता है, जो भी मटेरियल है उसकी एंट्री और एग्जिट न्यूक्लियस के अंदर डिपेंड करती है न्यूक्लियर पोर्स के ऊपर। तो फंक्शन समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर पोर एक तरीके का पैसेज है, एक स्पेस है, उसके थ्रू जो भी मटेरियल एग्जिट करना चाहता है वो एग्जिट हो पाएगा, और जो अंदर एंटर होना चाहता है वो अंदर एंटर हो पाएगा। खास करके आरएनए की मूवमेंट और प्रोटीन मोलेक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो न्यूक्लियस से कोई भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आएगा। ये जो एंट्री एग्जिट गेट्स है वो न्यूक्लियर पोर्स है। यहाँ से mRNA बन के बाहर आता है। इस तरीके से और भी बहुत से मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने वाले मोलेक्यूल्स और एग्जिट लेने वाले मोलेक्यूल्स का पूरा कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियर पोर्स के हाथ में है। न्यूक्लियर पोर्स एक तरीके की गेट्स हैं जहाँ से चीज़ें एंट्री और एग्जिट ले रही है। ये न्यूक्लियर पोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस। जनरली तो हमें पता है कि एक सिंगल सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। जब भी हम कोई सेल दिखाते हैं इस तरीके से तो उसमें इस तरीके से हम एक न्यूक्लियस बनाते हैं। जनरली एक सिंगल न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। वेरिएशंस ऑलवेज देखे जाते हैं, एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज होते हैं। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर न्यूक्लियस में वेरिएशन है। यहाँ एक वेरिएशन मैंने आपको दिखाया है, जहाँ इस सेल को देखिए, यहाँ इसके अंदर टोटल 3 न्यूक्लियस है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर 3 न्यूक्लियस हमें क्लियर कट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस है। तो वेरिएशंस देखे जा सकते हैं, और नॉर्मली एक सिंगल सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर ऐसे वेरिएशंस पॉसिबल है। मल्टी न्यूक्लिएटेड काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स में ह्यूमंस में बात करूँ तो स्केलेटल मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं, फंगस के जो थ्रेड्स होते हैं, हाइफे जिनको हम कहते हैं, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो और भी बहुत सारे सेल्स हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर। यहाँ पर आपको कुछ मैच्योर सेल्स का वेरिएशन दिखा है। ना सिर्फ वेरिएशन ऐसा है कि न्यूक्लियस ज़्यादा है, ऐसा भी वेरिएशन है जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं।
तो कुछ ऐसे भी मैच्योर सेल्स है जिसमें इवन न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। मैच्योर होने के बाद वो सेल्स न्यूक्लियस को लूज कर देते हैं, और उनमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैमल्स के अंदर, मेनी मैमल्स, क्योंकि सारे मैमल्स में जो आरबीसीस होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पर ह्यूमंस और उसके जैसे और भी कुछ मैमल्स हैं जिनके आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होता। ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड है। इसका दूसरा नाम ही इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम है। इसको ऐसा नाम इसलिए मिला क्योंकि इरिथ्रो का मतलब रेड होता है और साइट का मीनिंग सेल होता है। ये सेल्स रेड कलर के दिखते हैं, इस वजह से इसका नाम इरिथ्रोसाइट रखा है। और इवन उसके अलावा सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स जो कि वास्कुलर प्लांट्स में होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स फ्लोएम का हिस्सा है, और देखिए उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं। मैं आपको सीव ट्यूब सेल्स दिखा रहा हूँ, तो ये एक सीव ट्यूब सेल है, इसमें कहीं अंदर की तरफ न्यूक्लियस नहीं है। ये दूसरा सीव ट्यूब है, इसमें भी अंदर की तरफ कहीं न्यूक्लियस नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो आपको सेल उसके सराउंडिंग में दिख रहे हैं, ये उसमें न्यूक्लियस है, पर ये सेल्स का नाम कंपेनियन सेल है, वो सीव ट्यूब सेल नहीं है। सीव ट्यूब मैंने अभी आपको सेंटर में दिखाया वो है, और उसमें न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होता। उसने अपना न्यूक्लियस क्यों लूज किया, उसके पीछे भी रीज़न है जो मैं आपको ऑलरेडी 6 चैप्टर पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ या दिखा चुका हूँ। फिर है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरीके से सेल की स्पेस में एक एक्वस लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इसे कई लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इसी लिक्विड के अंदर कौन सी चीज़ें फ्लोट कर रही है या तैर रही है? इसी के अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो है, और पूरा जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो इसी लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। जिस तरीके से साइटोप्लाज्म में सेल की सारी ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रही है, अरेंज है, उसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस का कंटेंट है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोली पाई जाती है। हम न्यूक्लियस में देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल स्ट्रक्चर स्फीयरिकल होता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम आगे थोड़ा पढ़ चुके हैं। स्फीयरिकल एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियस के प्लाज्म के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियोली कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है वो स्फीयरिकल शेप का होता है। न्यूक्लियोलस का आप कंटेंट देखेंगे, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। आप देखेंगे तो न्यूक्लियोलस के कंटेंट को इस तरीके से थैली में या मेम्ब्रेन बनाकर पैक रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए जो कुछ भी न्यूक्लियोलस के अंदर होता है वो एग्जैक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अपने आप कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि इसके पास कोई दीवार या फिर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है जो इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है उसको क्या रख सके, बाउंडेड रख सके। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियोली जो है वो एनवलप से प्रोटेक्टेड नहीं होती है, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जो आपको एमसीक्यू के लिए खास याद रखना है कि न्यूक्लियोली के पास कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन या बाउंड्री नहीं है। आप देखेंगे तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी और खास करके ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोली होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही न्यूक्लियोली हो। यहाँ पर आपको एक दिखाई है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोली भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर दूसरी, और लार्ज नंबर में, जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाया है कि नंबर भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी साइज़ भी यहाँ पर काफ़ी लार्ज है फिगर में। जनरली इस तरीके का वेरिएशन उन सेल्स में देखने को आपको मिलेगा जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लेवल पे हो रहा है। ऐसे सेल्स में न्यूक्लियोलिस जो होती है उनके नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, उनकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है। न्यूक्लियोली का मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है, ये एक्टिव साइट है, ये एक तरीके से एक्टिव फैक्ट्री है जहाँ पर हम राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस या प्रोडक्शन करते हैं। इस चीज़ का नाम राइबोसोमल आरएनए इसलिए है
क्योंकि ये राइबोसोम फॉर्म करता है। वैसे आरएनए 3 टाइप का होता है। एक जो डीएनए के मैसेजेस को ले जाता है, जिसको मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए कहते हैं। एक जो एमिनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, उसको ट्रांसफ़र आरएनए के बेस पे हमने टीआरएनए नाम दिया है। और एक ऐसा आरएनए है जो राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है और उसे आरआरएनए कहते हैं। और जनरली आरआरएनए जो है उसमें हम स्मॉल आर दिखाते हैं। तो ये राइबोसोमल आरएनए, सिंपली राइबोसोमल आरएनए मतलब ऐसा आरएनए, उस टाइप का आरएनए जिससे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन और आरएनए से बनते हैं या फॉर्म होते हैं। तो ये हमने न्यूक्लियस में उनके कुछ कंपोनेंट्स, उनके कुछ स्ट्रक्चर्स को देखा। उसके बाद भी न्यूक्लियस में काफ़ी अभी डिटेल बाकी है, खास करके इस क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, क्रोमोसोम्स के टाइप क्या है, उनमें किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब कुछ अभी भी बाकी है, पर उसको मैं अभी यहाँ नहीं समझा रहा। इसके लिए हम न्यूक्लियस वाले टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियस के दूसरे पार्ट के साथ, और ये लेक्चर अभी खत्म करते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे न्यूक्लियस के दूसरे पार्ट के साथ।